हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं। एंड दोस्तों पॉलिटी का मैं प्रीमिक्स में नहीं जा रहा, प्रीमिक्स बहुत बच्चों ने रिवाइज कर लिया है ऑलरेडी। तो और आपको जो फाइल्स भी अवेलेबल हैं, आपने सारा साल भी पढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सुपर इंपॉर्टेंट कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, मैम ने आपके साथ शेयर किए थे। तो वही टॉपिक्स को मैं चाहता हूँ आपको फटाफट से एक बार उन पर एक क्विक नज़र डालें, ठीक है दोस्तों। तो ये वेबसाइट पर हमारे जो लास्ट मिनट रिवीजन टॉपिक्स करके आपको एक टिकर भी दिख जाएगा चलते हुए, वहीं से ही मैंने भी डाउनलोड किया, वहां पर ये अवेलेबल है। तो दोस्तों ये 50-55 के आसपास ये टॉपिक्स हैं। इसमें से कुछ एक चुनिंदा टॉपिक्स में थोड़ा डिटेल में जाके आपको चाहता हूं बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करें। तो आप इनको साथ साथ में सुनते रहिए, नोट करना है नोट करते रहिए। आपने पढ़ा हुआ तो जस्ट क्विकली जस्ट अपने दिमाग में इनको अगेन रन थ्रू, ठीक है। तो कि क्या क्या इसमें काम था। ओके दोस्तों, पहले दमन एंड दीव का मर्जर एक्ट आया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चाहता हूँ कुछ बातें जानना। जैसे सबसे पहली बात की, पहले दमन एंड दीव गोवा का पार्ट थे, गोवा में पोर्चुगीज का रूल था। एंड देन उसके बाद जैसे ही जब सेपरेट हुआ, देन 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई एंड देन यूटी बना दिया गया, दमन एंड दीव को, गोवा को स्टेटहुड मिल गया था, ठीक है। तो इसी के साथ आपको एक बात पता होनी चाहिए, अभी जैसे हमारे देश में कुछ जो कुछ मर्ज हो गई हैं यूटीज, एंड देन कुछ यूटीज रिक्रिएट हो गई, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर एंड उसके बाद लद्दाख। तो दोस्तों हमारे देश में इस वक्त टोटल देयर आर 8 यूटीज नाउ, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, हमने प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस किया था 7 या 9 यूटीज नहीं है, 8 हैं, ठीक है दोस्तों। इनर लाइन परमिट पे मैम ने सवाल भी किया था, आपको पता है कि उसमें स्टेट ऐड हो गई है मणिपुर। पहले मीना स्टेट थी, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल, देन उसमें मणिपुर ऐड हो गई है। एंड ILP इशू करने वाली जो अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट के पास, कि किसको परमिट देना है, स्टेट बता। देन दोस्तों कुछ जो अकॉर्ड साइन हुए, नागा अकॉर्ड, बोडो, असम अकॉर्ड, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। तो ब्रू और रियांग अग्रीमेंट में जो पहली बात तो जानने वाली कि त्रिपुरा और मिजोरम में पर्टिकुलरली जो ये दो ट्राइब्स के लेकर जो सेटलमेंट का इशू था। तो अगर आपको स्टेट्स मार्क करनी है, कौन सी स्टेट्स हैं जो कि इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर, यहाँ पर ब्रू एंड रियांग कहाँ पर? त्रिपुरा मिजोरम में सेटलमेंट की बात हुई है। ओके दोस्तों, पीवीटीजी बहुत बार कवर किया है, सेपरेट एक वीडियो एग्जिस्ट करता है 2 मिनट वाला, आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए। मैम ने उस पर 2 मिनट वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप सिर्फ सिंपली पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स स्लीपी क्लासेस सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। 75 पीवीटीजी हैं। इसके पहले जो कमेटीज आ चुकी हैं, जैसे धेबर कमीशन, ठीक है, एंड इदाते, जो भी नाम है, जैसे भी ना आप इसको जैसे बोलते हैं। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में पीवीटीजी का जिक्र नहीं है। 4 कंडीशंस होती हैं पीवीटीजी डिसाइड करने के लिए। कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके देन दोस्तों जो ट्राइबल एरियाज को लेके जो शेड्यूल्स हैं, कहाँ पर 5वां शेड्यूल, कहाँ पे 6ठा शेड्यूल, याद होना जरूरी है। आर्टिकल 370 जो अभी एब्रोगेट हो गया है। उसके बाद 371 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी कारण कि 371 पर्टिकुलरली जो आपको बताता है वेरियस स्टेट्स के कुछ वेरियस जो वहां पर, जैसे 371 ए में क्या है, बी में क्या है, तो कौन सी स्टेट्स हैं वहां पर इन्वॉल्व। आपको ये सवाल वैसे मेंस में पूछा जा चुका है, प्री में भी पूछ सकते हैं 371 को लेकर। एंड देन स्टेटहुड, यहां से हमें जो एक सवाल लग रहा था, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टेटहुड कब मिला वेरियस जो स्टेट्स को। लक्ष्मीकांत जी, वहां पे जो हमारी किताब है लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि कब वेरियस स्टेट्स को जब स्टेटहुड मिला, ठीक है। एक जो आपको हेरारकी, सॉरी जो क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि पहले अच्छा इस स्टेट को, देन दिस स्टेट एंड देन दिस स्टेट। यूटीज, इनकी डेट्स अगर हमें पता हो तो दोस्तों थोड़ा फायदा हो सकता है। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आप 2 मिनट का वीडियो अवेलेबल है, तो आप प्लीज एक ये पीवीटीजी वाला और एक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का 2 मिनट है, इसमें जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस कौन सी जो कंट्रीज को लेकर अमेंडमेंटशिप एक्ट के बारे में बात की जा रही है, एंड देन की और कौन से और पर्टिकुलरली जो हम स्पेसिफिक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन दोस्तों जैसे बेसिक टर्म्स आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एटसेट्रा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहता हूँ आपको बताना। तो ये एक चीज जैसे पर्टिकुलरली जैसे कभी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक टर्म थी न्यूज़ में, वो भी जैसे आप बार बार देखते हैं, वो है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो आइडिया क्या है यहाँ पर? दोस्तों बहुत बार आपको जो टर्म्स पूछी जाती हैं, आपको टर्म्स के मीनिंग पता होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो ABCD वहाँ लिखी होती हैं, ABCD इतनी क्लोज होती हैं, आपको मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ABCD को कैसे मार्क करें? तो दोस्तों ABCD मार्क करने का जो यहाँ पर एक तरीका जो ओवरऑल जो इवॉल्व हुआ, जो सभी फॉलो करते हैं अभी, कि कौन सी कि चारों ही सही लग रही हैं, लेकिन कौन सा इस बात का एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का क्या मीनिंग है एटसेट्रा। तो दोस्तों वहाँ पर जो आपको जनरली जो अगर लेट्स से आपको पूछा गया कि डिफाइन कीजिए व्हाट इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, आपको लग रहा है चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो वहाँ पर जनरली जो 3 जो ऑप्शंस होंगी, 3 ऑप्शन फीचर्स की बात करती होंगी। तो वो फीचर्स की बात की, अच्छा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के ये फीचर्स हैं, तो फीचर्स को डिस्कार्ड कर दीजिए। सोवरेनिटी, आपको लगा अगर सभी बातें सही हैं, सोवरेनिटी के ही सभी यहाँ पे सही लग रहे हैं ऑप्शंस, लेकिन 3 उसमें ऑप्शंस जनरली फीचर्स की बात करती हैं।
उनको हटा दीजिए। एंड इसीलिए एक ही ऑप्शन होती है जो डिफाइन करती है। तो जैसे लीगल टेंडर आपको सवाल पूछा गया था, तो वो एक ही ऑप्शन है जो डेफिनेशन है, तो उसी को ही मार्क करेंगे। फीचर्स को आप जो दरकिनार कीजिए एंड डेफिनेशन को मार्क कीजिए, थोड़ा यहाँ पर हेल्प हो सकती है। ओके, चलिए वापस फटाफट से देखते हैं यहाँ पर कहानी। और ठीक है दोस्तों, तो ये ना यहाँ पर एक और मैं से चाहता हूँ चीज़ें बताना कि कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 370, 371, तो ये चीज़ें बहुत ही स्टैटिक हैं, आगे भी लिखी हुई हैं। तो उन स्टैटिक चीज़ों को आपने डेफिनेटली लास्ट मिनट पक्का रिवाइज करके जाना है। लक्ष्मीकांत का वो पेज खोलिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी। स्टैटिक का क्वेश्चन वहाँ से आपका गवर्न हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, देन दोस्तों डेटा प्राइवेसी लॉ पे आपको पता है कि एक जो डिबेट थी राइट टू इंटरनेट। दोस्तों राइट टू इंटरनेट क्या आर्टिकल 21 का पार्ट है? दोस्तों इंटरनेट का एक्सेस होना, इंटरनेट का जो आपके पास एक्सेस हो, ये राइट टू फ्रीडम का पार्ट बना दिया गया है, जो हमारी जो आर्टिकल 21 का पार्ट राइट टू लाइफ का। लेकिन आपको हर वक्त ये प्रोवाइड किया जाएगा, ये राइट टू इंटरनेट आपका आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है। ठीक है दोस्तों, देन दोस्तों जो प्राइवेसी को लेके जो आपकी बात की गई, जो बी एन श्री कृष्णा कमेटी अगेन यहाँ पे न्यूज़ में थी, एक और जैसे पर्टिकुलरली बी एन श्री कृष्णा कमेटी हमारे पास एक और जगह पे न्यूज़ में है, वो भी हम देख लेंगे। ओके, देन दोस्तों थर्ड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर पर्सन को लेकर जो प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये जो आपको लैंडमार्क केस पूछ लेते हैं कि कौन सा लैंडमार्क केस रहा, तो वो है नालसार केस। ठीक है दोस्तों, तो नालसा केस भी बोलते हैं इसको। तो उसी के चलते जो हमारा ट्रांसजेंडर्स या फिर थर्ड सेक्स वाला जो केस बोलते हैं, लैंडमार्क जजमेंट आपको पता होना चाहिए। एंड देन केशव नंदा भारती जी का भी इस बार देहांत हो गया था। तो केशव नंदा भारती जी के चलते आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक राइट्स हैं, व्हाट आर द जो एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आपको पूछ सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का कौन सी जो ऑप्शंस पार्ट हैं। तो ठीक है, मैं आपको क्या चाह रहा हूं बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टैटिक चीज़ें हैं जो हम पक्का ही करके जाएं। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे एक और जैसे बात है हमें जो ध्यान देनी चाहिए अगर बात हो ही रही है बेसिक स्ट्रक्चर एक्सेट्रा की, आर्टिकल 371 से जो बाउंड्री डिस्प्यूट एक्सेट्रा होते हैं, अगर हमें बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करना है तो उसके लिए हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हमें अपने जैसे कोई भी अगर एरियाज को सीड करना है, छोड़ना है अगर, ठीक है, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ किया था, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करने के लिए अगर हमें करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन उसके बियॉन्ड अगर सीड करना है कोई एरिया अपना, कोई छोड़ना है एरिया, तो हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हमने की थी जब बांग्लादेश के साथ हमने अपने लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट किया था, कॉन्क्लेव्स हमारे एक्सचेंज हुए थे। ओके, देन उसके बाद आरटीआई में मेजर बदलाव हुआ, बहुत से एनजीओज के अपार्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीजेआई भी आरटीआई के दायरे में डाल दिए गए। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? जी सर, लिखा हुआ है, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के भी हैं, एक्ट भी है 1977 का, आई डोंट नो, लाइक फॉरगॉटन। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, एक्ट तो एग्जिस्ट करता है। एंड देन आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट, 215 हाई कोर्ट की, ये भी इनके पास इनको जो एम्पावर करते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाता है कि, और यहाँ पर एम्पावर क्या करते हैं कि आप कंटेम्प्ट अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप जो इस पे प्रोसीडिंग कर सकते हैं। सुओ मोटो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग हो सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। प्रशांत भूषण केस अभी रिसेंटली चल रहा था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज़ में। ओके, देन उसके बाद अगर आगे देखें तो राइट टू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NIRF, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पता होना चाहिए कस्तूरी रंगन कमेटी के तहत बनाई गई। कस्तूरी रंगन कमेटी दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, वेस्टर्न घाट के जो इकोलॉजिकल जो पैनल बनाया गया था, एक्सपर्ट पैनल, तो वो भी लीड किया था उन्होंने। कौन सी रिपोर्ट को अमेंड किया था? गाडगिल पैनल की रिपोर्ट को। ओके, इसके पहले हमारे पास 1968, 86 में आ चुकी है एजुकेशन पॉलिसी। एंड देन NIRF हमारी देश की रैंकिंग की जाती है, हायर जो लर्निंग वाले इंस्टीट्यूशंस की ही होती है। पहली बात तो 5 पैरामीटर्स हैं, क्विकली जाके आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, आप अबाउट NIRF करेंगे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, एंड एक और बात क्या है, 2015 में यहाँ पर जो उसको लागू किया गया था। देन दोस्तों राज्यसभा में अभी जो बहुत सारे जो हल्ला हुआ एक्सेट्रा, तो राज्यसभा न्यूज़ में है। राज्यसभा के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहता है, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे चेयरमैन हैं। एंड देन अगर एब्सेंट हैं तो उनके एब्सेंस में जो आगे जो जिनको एलोकेट किया गया वो वहाँ पे जो चेयर पे बैठते हैं। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट सैलरी कैसे लेते हैं? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं लिखी गई, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी लिखी है। क्या ये बात सही है? प्लीज एक बार लक्ष्मीकांत में देखकर मुझे बताइए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी क्या चेयरमैन के ऑफ राज्यसभा के थ्रू आती है या कुछ और प्रोविजन है? देन दोस्तों छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं कि ओथ कौन दिलाता है, रिजाइन कैसे करते हैं। प्रेसिडेंट को ही ये इसे ओथ लेते हैं एंड प्रेसिडेंट को ही चिट्ठी लिखते हैं, रिजाइन करेंगे। एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट को ओथ दोस्तों कौन दिलाता है? प्लीज कमेंट में बताइए, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है एंड प्रेसिडेंट रिजाइन अपनी चिट्ठी किसको लिखते हैं? अगर दोस्तों प्रेसिडेंट अगर नहीं अवेलेबल या डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की,
तो या फिर अगर रिजाइन करते हैं तो वीपी उनके बाकी टेन्योर को पूरा नहीं करते हमारे देश में, चाहे यूएस में करते हैं, हमारे देश में नहीं करते, से मैक्सिमम 6 महीने 6 मंथ्स तक ही वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। एंड देन दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजन जब भी होती है, ज्वाइंट सिटिंग में जैसे आपको पता है लोकसभा के ही मेंबर जो जितने भी चेयर हैं, लोकसभा के जितने भी हेड हैं, वही आके उनको एक एक करके, अगर जो जैसे मान लीजिए स्पीकर नहीं है तो देन कोई और, तो वो आकर उसको जो प्रिजाइड करते हैं। कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं करते, पूरे ऑर्डर में कहीं भी मेंशन नहीं है। ओके, मनी बिल को लेकर भी जो बवाल था, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग जाके पढ़िए फटाफट। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में शामिल है। कब आया था दोस्तों? 52nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था। कोई लैंडमार्क केस, जी हाँ, कि हो तो हॉलोहान, ठीक है। और स्पीकर वर्सेस प्रेसिडेंट, ये भी आपने देखना पड़ेगा कि कौन डिस्क्वालीफाई करता है एंड डिफेक्शन के कहां पर प्रेसिडेंट है, कहां पर स्पीकर है, ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, आराम से एक बार देख लीजिएगा। ओके, देन दोस्तों लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी न्यूज में था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा ही न्यूज में रहते हैं। तो उसके बाद 1977 की एक्ट में जब आया था सैलरीज अलाउंस वाला एक्ट, तो उसी में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया एलओपी को। उसके पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था। एंड देन दोस्तों बहुत आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, कौन सी कमेटीज के मेंबर होता है हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। तो होमवर्क दे रहा हूं फटाफट से, ताकि लास्ट मिनट आप अपने आप से इसको देखिए एंड उसके साथ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, एनआईए के अमेंडमेंट एक्ट किया गया कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब देन यूएपीए को अमेंड करके इंस्टीट्यूशनल वर्सेस, देखिए इंडिविजुअल को भी हम एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। जो नॉन जुडिशियल अपील्स की बात आ गई है। एंड देन इस पर एक जो आपसे सवाल बन सकता है स्टार्टिंग का, वो है कि पुलिस दोस्तों स्टेट लिस्ट का पार्ट है, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के पास है। उसके बावजूद जो एनआईए जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर फेडरलिज्म को आप देख सकते हैं कि इट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म, अगर आप मेंस में भी आंसर लिखते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपनी पुलिस की जो अथॉरिटी है, फोर्स लगा रही है। ओके, देन दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक मेजर बदलाव है कि ई कॉमर्स की कंपनीज में भी डाल दी गई है। इसमें हेल्थ केयर अभी भी कवर्ड नहीं है। आपके हेल्थ में जैसे इंश्योरेंस भी हो, या फिर चाहे डॉक्टर्स के खिलाफ अगर आपको लगता है कि आप कंज्यूमर हैं, तो वहां पर आप उनके बारे में आप अभी भी सीपीए के तहत अपील नहीं कर सकते। देन ह्यूमन राइट्स के अमेंडमेंट एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि बीएन श्री कृष्णा जी ने ही लीड किया था। एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई जा रही है, उसमें चेयरपर्सन के टेन्योर एक्सेट्रा, ये सब देखने वाली बातें होती हैं। एंड देन रेयर डिजीजेस क्या होती हैं दोस्तों? रेयर डिजीज हमारे भारत में डिफाइंड है, अगर 1 लाख लोगों में से 100 से कम मरीज होते हैं, ठीक है, 1 लाख की आबादी में अगर 100 या उससे कम लोगों को वो बीमारी होती है, तो वो रेयर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो देन एक और यहाँ पे डेफिनेशन भी है कि अगर 1 लाख की आबादी में 2 से कम लोगों को होती है, तो वो अल्ट्रा रेयर डिजीज है। अब इनको ऑर्फन डिजीज भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है रेयर या ऑर्फन डिजीज। क्योंकि ऑर्फन तो इसीलिए क्योंकि इन पे कंपनियां दवाइयां नहीं बनाती, क्योंकि कंपनियों की दवाइयां बहुत कम बिकेंगी ना, क्योंकि बहुत कम लोगों को होती है बीमारी, तो ठीक है। एंड देन उसमें एक और पैरेलल जुड़ी हुई खबर जो हमें याद आ रही थी, वो है एमसीआई जो मेडिकल काउंसिल था इंडिया का, वो अब एनएमसी बन चुका है, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन बन चुका है। तो ये भी बात हमें बताना चाहिए कि एमसीआई अब जा चुका है। ड्रोन्स में जो सबसे छोटे नैनो ड्रोन्स हैं, वो रेगुलेशन के बियॉन्ड रहते हैं, एटसेट्रा। देन दोस्तों रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में अगर वो कौन सेटअप करता है? सीजीआई सेटअप करता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, सीजीआई पहले परमिशन लेते हैं, अप्रूवल है प्रेसिडेंट का, उसके बाद ही सीजीआई चाहे तो रीजनल बेंचेस सेटअप कर सकते हैं। अभी हमारे देश में नहीं है कहीं सेटअप की हुई, लेकिन हो सकती है। कौन करेगा सेटअप? सीजीआई, बात ध्यान रहे। एनसीबीसी की बात भी देखें, एनसीबीसी भी बना दिया गया, हमारे देश में अमेंडमेंट हुई, उसके बाद 102nd अमेंडमेंट थी दोस्तों, ठीक है। एंड देन उसके बाद वहां पर जी रोहिणी कमीशन भी है, जिसको अभी जो क्या बोल रहे हैं वो कि सब कैटेगराइजेशन भी करो ओबीसीज की। एंड देन आर्टिकल 340 को ये इम्पैक्ट करता है। एंड तो इसीलिए ये तो दो तीन बातें हमें याद होनी चाहिए। देन ये कुछ स्टैटिक चीजें हैं जो न्यूज में थी, आर्टिकल 262 में, जहां पे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा, क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया, 0 आवर सस्पेंड हो गया, एक्सेट्रा। फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, सीवीसीसीआईसी, ये स्टैटिक चीजें न्यूज में रहती हैं, हमें पता होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं? जी नहीं। एंड देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन। देन दोस्तों यहाँ पे उमेश सिन्हा कमेटी थी, सेक्शन 126 आरपीए को जो चाह रही थी इस पे बात करना कि सोशल मीडिया इसको भी रेगुलेट किया जाए, जो क्योंकि बहुत से आजकल जो इलेक्शन पे जो जितने भी आपके प्रचार चलता है वो सोशल मीडिया पे चलता है। एंड आखिरी आपके दिन आप प्रचार नहीं कर सकते, तो आखिरी को जो कुछ देर आर कितने 48 आवर्स पहले आप प्रचार थम जाता है, तो आप नहीं कर सकते। तो लेकिन सोशल मीडिया उसके दायरे के बियॉन्ड है, तो सोशल मीडिया पे प्रचार चलता रहता है एंड वो ऑलमोस्ट सारी आबादी को इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए वो जो उमेश
राकेश सिन्हा कमेटी थी वो सेक्शन 126 आरपीए को अमेंड करना चाहती है उसमें बदलाव किया जाए, सोशल मीडिया को शामिल किया जाए। ओके, देन वन नेशन वन राशन कार्ड यहाँ पर, और इन सब चीज़ों पर हमने जो 2 मिनट वीडियो बनाया हुआ है, एक और 2 मिनट आप जाकर देख लीजिए। हमारे पास अभी जो देखने वाले 2 मिनट्स हैं दोस्तों, कौन से हुए हमारे पास 2 मिनट्स, अगर एक बार क्विकली एक बार यहाँ पे जो रिवाइज कर लो, ठीक है। एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर है, पीवीटीजी पर है, और एक मैंने अभी आपको दोबारा बताया, ठीक है, पीवीटीजी, और जो सीएए के बाद हमारे पास वन नेशन वन राशन कार्ड पर 2 मिनट अवेलेबल है। ओके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एसेट्रा, ये जो एनसीटी होती है वो एनसीआर से बड़ी है, एंड देन उसमें बहुत सारे इलाके शामिल हैं। एंड देन अगर आप बात करें तो आर्टिकल 239AA, ये इसमें आपको जैसे पता है ना आईपीएल खेलते हैं, ऐसे पीपीएल याद रखिए कि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली जो पर्टिकुलरली एक और दिल्ली की जो यूटी है वो उसको स्टेटहुड जैसे फीचर्स हैं उसके पास, लेकिन स्टेटहुड में उसके पास पीपीएल नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो एक तो जो हमारे पास जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, वो दिल्ली के गवर्नमेंट के हक में जो उसमें दायरे में नहीं आता, जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो एंड कौन सी अमेंडमेंट में हमारा आया था 239AA, वो आया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। बाकी कुछ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं, बहुत सारे, जल जीवन मिशन, अटल इनोवेशन, राष्ट्रीय व्योश्री योजना, ये प्लीज़ जो हद से हद यहाँ पर मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, लाइफ स्टॉक सेंसस में यूपी में सबसे ज़्यादा जो हमने डिस्कस किया था, सबसे ज़्यादा यूपी में ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे लाइफ स्टॉक। एंड देन ये जितने भी टाइगर सेंसस वगैरह, ये हमने एक एक चीज एसडीजी इंडेक्स में 16 एसडीजी डिस्कस किए जाते हैं, 17वां सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिवली डिस्कस होता है 17वां, ठीक है। बाकी 100 इंडिकेटर्स हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। इसके बियॉन्ड आप नीति की जो 3 रिपोर्ट्स हैं, एक तो जो स्कूल की क्वालिटी को लेकर रिपोर्ट आई है, एंड देन नीति की, ना आप ये 3 रिपोर्ट्स को बस एक बार ब्रॉडली आप लिख के रख लीजिए साफ साफ कि नीति की स्कूल क्वालिटी पे आई है, एंड देन उसके बाद एक इन डेप्थ जो रिव्यू किया उन्होंने ऑफ एनर्जी अवेलेबिलिटी इन इंडिया, एंड देन हेल्दी स्टेट्स, और उसके बाद जो हेल्दी स्टेट्स वाला जो पर्टिकुलर कि इंडिया में कैसे जो अपनी कौन से स्टेट्स की रैंकिंग क्या चल रही है, तो वो वाली भी जो हेल्थ पर एक रिपोर्ट निकाली रिसेंटली, एनर्जी पर, और एक स्कूल की क्वालिटी पर। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा देख लें, अगर आप नीति की रिपोर्ट्स करके थोड़ा हेल्प हो सकती है। बाकी मैंने इस पर भी एक 2 मिनट एक सीरीज बनाई थी नीति की रिपोर्ट्स पर, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, 4 आपकी 2 मिनट्स हो गई हैं। देन मैं चाहता हूँ क्विकली आपको फटाफट रिवाइज करा दूँ। राघवन कमेटी सीसीआई से जुड़ी थी, जो मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एमआरटीपी एक्ट को अमेंड करके चाहती थी और आगे ले जाना, ठीक है। एंड देन उसके बाद सरोगेसी में ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या होती है, फर्दर डिफाइंड है, ठीक है, वहां मैं नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ फटाफट कुछ बातें बताऊं। देन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यूपीएससी की बहुत खास होती हैं। 100th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, बांग्लादेश से हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था। 101वीं अमेंडमेंट जीएसटी लेकर आई थी। 102 एनसीबीसी का गठन हुआ। चेयरपर्सन कितना होता है, जो घटाकर 75 से शायद 70 ईयर्स कर दिया गया उनकी एज, ठीक है। एंड देन की कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, एक्स ऑफिशियो बढ़ा दिए गए हैं, है ना, देख लीजिए। 103 ईडब्ल्यूएस जो हमने अभी कोटा लेकर आए, और आर्टिकल 15 और 16 ही इंपैक्ट होते हैं, 17 की बात नहीं है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ओके, देन दोस्तों 104 अमेंडमेंट भी आ गई है। 104 अमेंडमेंट में एक तो जो है वो जो SC STs के लिए रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी गई है फॉर 10 ईयर्स, एंड एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं हमारे लोकसभा में और असेंबलीज में, उनको अब जगह नहीं मिलेगी। ये रिजर्वेशन खत्म कर दी गई है, ठीक है, एंग्लो इंडियंस की LS और असेंबलीज में 104 अमेंडमेंट से, ठीक है, ये भूलना नहीं है कभी। ओके, देन दोस्तों कुछ जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये भी याद करें। जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है आर्टिकल 13 में कि अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में कोई काम होगा, कोई एक्ट बनेगा, कुछ भी अमेंडमेंट होगी, तो वो नल एंड वॉइड। कलरेबल लेजिस्लेशन क्या बोलती है कि कॉम्पिटेंस किसकी है, कौन पर्टिकुलर किस चीज पे काम कर सकता है, कौन से जैसे स्टेट किस में अपने कॉम्पिटेंस पे अपना एक्ट बना सकती है। तो लिस्ट की बात हो जाती है जनरली यहाँ पर कि कौन सी लिस्ट एटसेट्रा भी इसके दायरे में आ जाएगा, कॉम्पिटेंस ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। एंड देन पिथ एंड सब्सटेंस, लेट्स से अगर हम किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कोई कोर्ट किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो उसके बिल्कुल बेसिक बुनियादी जो बात पर जाएगा कि ये एक्ट या फिर ये पर्टिकुलर चीज क्यों आई थी, ये रूल, ये प्रोसीजर क्यों आया था, एंड उसी के बेसिस पर ही कोर्ट जजमेंट देता है कि अच्छा जो अभी फर्दर जो ये अमेंडमेंट्स हैं या जो फर्दर लॉज बनाए गए, क्या ये लॉज वैलिड हैं, क्या ये लॉज जो अगर इंटरप्रेट करूं इसको मैं, क्या ये जो बिल्कुल बेसिक जो चीज को लेकर आए थे, जिस पर ये बिल्कुल ये बेस्ड है, क्या उस चीज को अपहोल्ड करते हैं, तो उसको पिथ एंड सब्सटेंस वाली डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ओके,
देन दोस्तों जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वो पार्लियामेंट उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। ये बहुत बार गलती हो सकती है कि सीजीआई इंक्रीज करता है। सीजीआई वाला हमने क्या देखा, सीजीआई सिर्फ रीजनल बेंचेस बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी प्रेसिडेंट की अप्रूवल से। देन जजेस ऑफ सी अभी एससी इंक्रीज हुए, 34 हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर जैसे आपको जैसे गुड समारिटन्स भी और सारथी वाहन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये भी न्यूज में थे। तो ये एक कुछ सुपर फास्ट, इसको बोलेंगे सुपर फास्ट रिवीजन और सुपर 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 फास्ट है, लेकिन दोस्तों इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 से लेके 8 चीजें हैं जो अभी आपको मैं चाहता हूं जो देखना, जो मैंने आपको ऊपर बताई भी हैं, 5 to 8 थिंग्स। जैसे एक तो एनसीबीसी जितना भी जान सकते हैं इसके अमेंडमेंट के बारे में जान लीजिए, क्या क्या बदलाव हुआ हमने कवर किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। एंड देन उसके बाद एनसीबीसी के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। एंड देन दोस्तों उसके बाद अगर ऊपर चलें यहाँ पर आप जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास पीवीटीजी के बारे में आप फिर से पढ़ लें। एंड देन दोस्तों एक और यहाँ पर जो हमने चीज़ मार्क की थी वो थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको अभी होमवर्क सा एक है जो छोटा सा कर लीजिए, फायदे में रह सकते हैं। बाकी जो स्टैटिक चीज़ें यहाँ पढ़ तो रही हैं, स्टैटिक चीज़ें जो यहाँ मार्क नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी स्टैटिक जो न्यूज़ में रही, एंड अकॉर्डिंगली हमें इन पर बाकी चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा फोकस करके अपना काम हमें डेफिनेटली देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बस बाकी थोड़ा हिम्मत बनाए रखिए, अभी बिल्कुल अंत में है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, बहुत टाइम आपने पढ़ाई की है, रिवाइज की है। जो अगर कोई टेस्ट आपने सॉल्व किए हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट जो आपके जो गलतियां हैं उन गलतियों को रिवाइज कर लीजिए। जो ठीक किए थे वो तो ठीक ही हो गए, लेकिन जो गलतियां थी उनको रिवाइज करना जरूरी होता है। तो इसलिए अंत दिनों में तो मेरे हिसाब से आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। जो स्टैटिक कंपोनेंट्स को और सॉलिड करना होता है, नया सामान देखना थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं अभी। जो आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है पर्टिकुलरली, और इन्वायरमेंट, इन 3 चीज़ों को बिल्कुल जो एकदम ऐसे रॉक सॉलिड मजबूत बनाकर जाएंगे तो आपका अच्छा एग्जाम जा सकता है। एंड दोस्तों घबराएं नहीं, हम वैसे कुछ जो ऐसे सुपर फास्ट चीज़ें हैं जो हम अगर निकलती हैं तो मैं आपके लिए निकाल कर डेफिनेटली और लेकर आता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।